हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों प्रीवियस ईयर के जो नीट और AIPMT के पेपर्स हैं उसका डिस्कशन चल रहा है और अपने चैनल पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2000 से लेके अपन ने सॉल्व कर दिए हैं। 2000 से लेके 2019 तक के अपना लक्ष्य है कि पेपर सॉल्व करेंगे। 2000 से लेके 2010 तक के पेपर सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद 2015 से लेके 2019 तक के भी पेपर सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के लिंक भी दे दिए जाएंगे। 2010 में बच्चों दो पेपर हुए थे, एक मेंस होता था, एक प्री पेपर होता था। तो प्री पेपर जो 2010 में हुआ था जिसमें 50 फिजिक्स के सवाल आए थे वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, वो आप देख लेना। और ये बच्चों 2010 के जो मेंस का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन आज लेकर हम आए हैं बच्चों। और इसमें बच्चों 30 क्वेश्चन आए थे, जो मेंस था इसमें 30 सवाल आए थे, तो इसका डिस्कशन भी हम आज कर लेते हैं। आइए बच्चों, पेपर की PDF भी आपको लिंक में दे दी जाती है, जो डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से PDF आप डाउनलोड कर लेना। साथ में क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे ही आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप चाहें तो साथ में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों 2010 के मेंस का पेपर सॉल्व करते हैं। प्री का पेपर 2010 का हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 50 सवाल आए थे, वो हम पहले सॉल्यूशन दे चुके हैं, आपको वीडियोस आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, एक रिंग है, एक वलय है जिसका मास m है, रेडियस r है और ये घूम रहा है ओमेगा से। इस पर दो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जेंटली। बच्चों जब भी आपको शब्द दिखे जेंटली या फिर आपको हिंदी में शब्द दिखे कि हल्के से रखा जाता है, तो द्रव्यमान हल्के से रखना या मास को हल्के से रखना मतलब बाहरी बलाघूर्ण एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मानना है अपने को। अगर टॉर्क जीरो है तो कोणीय संवेग संरक्षण एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, प्रारंभिक कोणीय संवेग, अंतिम कोणीय संवेग बराबर कर दीजिए। शुरुआत में वलय, शुरुआत में रिंग घूम रही है, रिंग का एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है, I मतलब mr स्क्वायर रिंग का, और ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा आ जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम चाहिए बच्चों, बाद में रिंग तो है ही, रिंग का I तो रहेगा ही, लेकिन यहां पे आपने क्या किया है, जो रिंग थी ना, इस रिंग या वलय, इसके आपने दो सिरों पे मतलब डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे, व्यास के विपरीत सिरों पर दो बिंदु द्रव्यमान m और m रख दिया है। बच्चों केंद्र से इन बिंदु द्रव्यमानों का, इन पॉइंट ऑब्जेक्ट का I कितना आएगा, I की वैल्यू आएगी mr स्क्वायर, एक के लिए, दूसरे के लिए भी mr स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अपन ने लिख दिया है, शुरुआत का I ओमेगा और बाद का I ओमेगा दोनों को बराबर कर दिया है। बच्चों यहाँ पे सारा r स्क्वायर तो सेम ही था, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा, ऊपर बचेगा m ओमेगा, नीचे आएगा m प्लस 2m, ये आ जाएगा ओमेगा फाइनल की वैल्यू। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हिंदी में भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा जिसमें आप ये क्वेश्चंस वहां से भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2010 का जो मेंस का पेपर था उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अपने को फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, एक डिस्क है, एक चक्ति है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या r है, इसका मास द्रव्यमान 9m है, इसमें से m और r/3, एक और रेडियस r/3 की, इसमें से एक डिस्क काट ली गई है जिसका मास m है। तो बच्चों बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। बड़ी वाली जो भी चक्ति है, बड़ी वाली जो भी डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस स्मॉल वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि जो बड़ी डिस्क है उसका मास 9m है। अब छोटी जो डिस्क है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस यही है, सेंटर से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इस एक्सिस, इस अक्ष के सापेक्ष चक्ति का जड़त्वाघूर्ण mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। माइनस करना पड़ेगा mr स्क्वायर बाय 2, छोटी वाली चक्ति का m ही है, r/3 का स्क्वायर करोगे तो वो r स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, और 2 तो नीचे था ही mr स्क्वायर बाय 2। बच्चों बस इसे सॉल्व कर लो आप। इसमें अगर सॉल्व करोगे तो mr स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेता हूं मैं,
एम आर स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर बाय 2, तो उधर कितना आ जाएगा 9 माइनस 1/9। 9 माइनस 1/9 कितना होगा, एलसीएम लोगे तो 81 माइनस 1 कितना हो गया 80/9, तो 80/9 और एम आर स्क्वायर बाय 2 था यहाँ पे बच्चों। 2 से कैंसिल करोगे ऊपर 40 आ गया, यानी 40/9 एम आर स्क्वायर, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2010 का मेंस का पेपर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लासेस में कराते हैं हम। पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बच्चों u की वैल्यू 0 है, मास m है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्वेश्चन ने बोला है t टाइम पे वेलोसिटी v हो गई, तो मैंने v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाया, a की वैल्यू मेरे को v बाई टी मिल गई। पावर डिलीवर्ड, तो अब इसकी शक्ति या पावर अपने को निकालनी है, तो बच्चों पावर का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू वी के बराबर, F इंटू वी के बराबर। तो बताइए फोर्स को M इंटू ए लिख सकते थे और V को आप V लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे M, तो M आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी V बाई टी और V की जगह V आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टी, एम वी स्क्वायर बाई टी, एम वी स्क्वायर बाई टी, ये आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ चीज़ें जो जो बोल रहा हूँ। ये मैंने एफ डॉट वी लगाया है फॉर्मूला, एफ डॉट वी है ना। एफ डॉट वी फॉर्मूला मतलब मैंने इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है, मैंने ताक्षणिक शक्ति निकाली है बच्चों, है ना। ये ताक्षणिक शक्ति का आंसर फोर्थ आ जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे एवरेज पावर अगर निकालता, औसत शक्ति निकालता बच्चों, औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, है ना। कार्य तो सुना है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वर्क डन तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी नहीं, अपॉन टी आ जाता, है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाता आपके पास, m बाई टू टी इंटू वी स्क्वायर, ये आंसर आ जाता। m बाई टू टी और वी स्क्वायर मतलब थर्ड आंसर भी आ जाता। तो बच्चों यहाँ पे ये कौन सी शक्ति है, ये एवरेज पावर है, ये औसत शक्ति है, ये ताक्षणिक शक्ति है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कुछ बोला नहीं हुआ है तो हम एवरेज मानेंगे। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज, है ना, मतलब पूरी गति के दौरान पूरे समय में कितनी पावर दी गई, औसत शक्ति कितनी दी गई। औसत शक्ति का आंसर थर्ड इसका आंसर अपन मान सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ताक्षणिक पूछा है कि औसत पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है कि एवरेज पूछा है, क्लियर नहीं है, बट हम एवरेज पावर का आंसर टिक मानेंगे क्योंकि इसकी इंग्लिश आप पढ़िए, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, कण को दी गई शक्ति। कण को कब शक्ति दी गई, पूरे गति के दौरान, पूरे मोशन के दौरान जो शक्ति दी गई, बड़े टाइम इंटरवल में जो पावर दी गई, मतलब एवरेज पावर, इसीलिए थर्ड हम इसका आंसर कह रहे हैं। वैसे फोर्थ भी सही है, इंस्टेंटेनियस पावर, ताक्षणिक शक्ति। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बोथ आर सेम मास, सेम एक्सटर्नल डायमीटर, मास सेम है, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, एट द सेम टाइम बोथ रोल्स विदाउट स्लिपिंग। बच्चों रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, बिना फिसले हुए लोटनी गति हो रही है, मतलब शुद्ध लोटनी गति हो रही है। विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट, टाइम पूछा गया है बच्चों, नीचे आने का टाइम। तो थीटा अगर नत्तल पे या इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट्स नीचे आते हैं तो उसके टाइम का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा और रूट 2h बाई जी और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। साइन थीटा सबका सेम है, 2hg सबका सेम है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों जो सॉलिड सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 2/5 सॉलिड सिलेंडर का या ठोस बेलन का, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो 2/3 होता है हॉलो सिलेंडर का या खोखले बेलन का। 2/5 का मतलब 0.4 और 2/3 का मतलब 0.6, 2/3 का मतलब 0.6। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा।
हमसे पूछा गया कौन पहले नीचे आता है। जो पहले नीचे आएगा उसका टाइम कम होना चाहिए, जिसका टाइम कम होगा उसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी कम होगा। k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम किसका है? सॉलिड सिलेंडर का, ठोस बेलन का। ठोस बेलन पहले नीचे आएगा, सॉलिड सिलेंडर पहले नीचे आएगा, इसको टाइम कम लगेगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि द डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ दे रखी है आपको, धरती माता दे रखी है, इनकी रेडियस आर मान लीजिए और जी की वैल्यूज बता दीजिए। ये बताइए जी के फॉर्मूले होते थे, जी इनसाइड कितना होता था? जी एम आर बाय आर क्यूब। जी सरफेस पे कितना होता था? जी सरफेस पे होता था जी एम बाय आर स्क्वायर। और जी बाहर के पॉइंट पे कितना होता था? जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब हम कॉपीज में ये सब ग्राफ्स बनवाते थे कि इनसाइड पॉइंट पे जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है और बाहर वाले पॉइंट पे जी और आर स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंदर वाले पॉइंट के लिए कर्व आना चाहिए था इस तरीके का और बाहर वाले पॉइंट के लिए कर्व आना चाहिए था इस तरीके का, ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए था। तो ये तो गलत दिख रहा है मेरे को, ये भी गलत दिख रहा है मेरे को। और आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं अपन। जो अगला ऑप्शन है ये देखिए, डी ऑप्शन इसमें मेरे को सही दिख रहा है बच्चों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखेगा। क्यों डी ऑप्शन सही दिखेगा? कैपिटल आर रेडियस, मतलब अंदर वाले पॉइंट्स पे जी प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर के और बाहर वाले पॉइंट पे जी और आर स्क्वायर इनवर्स रेशियो में, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 4th इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। बच्चों एक प्लैनेट है, एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान m है, एक प्लैनेट का मास m है, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है जिसका मास m है, इसकी रेडियस r1 से r2 करनी है। बच्चों आपसे वर्क पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क ही होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो वर्क पूछा गया है, कुछ नहीं बोला गया है, तो हम एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे, बाहरी कार्य निकालेंगे। और एक्सटर्नल वर्क हमेशा कंजर्वेटिव के वर्क का नेगेटिव होता है। कंजर्वेटिव फील्ड संरक्षित बल का वर्क होता था U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। यानी जो वर्क हमसे पूछा गया है उसका आंसर है U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या आपको सैटेलाइट की स्थितिज ऊर्जा याद है? सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती थी -Gmm/2r। बस तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आंसर दिखने लग जाए। U फाइनल, फाइनल में लिखोगे -Gmm/2r2, क्योंकि हम R1 से R2 ले गए, फिर ये बीच में माइनस है, माइनस आया, और इनिशियल मतलब -Gmm/2r1। बच्चों यहां से आप कॉमन ले लीजिए Gmm/2, Gmm/2 कॉमन ले लेता हूं अगर मैं, तो Gmm/2 मैंने कॉमन ले लिया, Gmm/2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा -1/r2, इधर +1/r1, यानी 1/r1 -1/r2। ये मेरे को आंसर दिख रहा है Gmm/2 1/r1 -1/r2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले भी याद है ना तो आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। और अगला जो क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन, स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक आप जैसा होनहार छात्र है बच्चों जिसने डिस्टेंस ट्रेवल मेजर कर रखी है। पार्टिकल फॉल कर रही है रेस्ट से। अच्छा, अब किसी चीज को आपने छोड़ दिया तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, S = ut + ½ at²। लेकिन रिलीज किया है रेस्ट से ना, तो u की वैल्यू 0 थी, इसलिए s की वैल्यू ½ gt² आ जाएगी। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, मतलब s में एरर दे रखी है आपको E1 और टाइम में एरर दे रखी है E2, तो g में एरर पूछी हुई है। अच्छा चलिए, तो g का फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ से g = s/t² लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर या परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, हाफ कांस्टेंट है उसको हटा दो।
तो g की पावर 1 है, s की पावर 1 है। बताओ यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? एरर बच्चों, एरर ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। छोटी गलती प्लस छोटी गलती वो कभी गलती को कैंसिल नहीं करेगी। मतलब क्या कहना है, अगर मैं इनको ऊपर ले जाता तो यहाँ पे मैं लिखता डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल्स टू, ये s की पावर 1 है तो 1 सामने आता, 1 इंटू डेल्टा s/s इंटू 100। ये टी स्क्वायर ऊपर जाके कितना होता? -2, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिखूंगा +2 डेल्टा t/t इंटू 100। बच्चों अगर तुम परसेंटेज चेंज निकालते तो ये t ऊपर जाके -2 होता और यहाँ पे माइनस आ रहा होता। अभी हम एरर निकाल रहे हैं, त्रुटि निकाल रहे हैं ना, इसलिए बच्चों बीच में माइनस मत लगाना। ये आपको क्वांटिटी चाहिए, ये डेल्टा g/g इंटू 100 ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर है g में जो अपने को चाहिए। s में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी थी? E1, तो इसकी जगह E1 लिख देना, +2 तो था ही, और टाइम में एरर कितनी दे रखी थी? E2, तो E2 लिख देना, E1 + 2 E2, E1 + 2 E2। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। याद रखना परसेंटेज चेंज या प्रतिशत परिवर्तन होता तो यहाँ पे माइनस आ रहा होता, लेकिन एरर कभी नेगेटिव नहीं होती बच्चों, इसलिए प्लस ही आएगी चाहे पावर कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है बच्चों कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। बच्चों ये बताइए प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर चाल कितनी होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है u cos थीटा, इनिशियल स्पीड होती है u। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड प्रारंभिक की आधी है, तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड इनिशियल की हाफ कर दी, u से u कैंसिल हो गया, cos थीटा हाफ आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो गलती नहीं हो सकती है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सवाल यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही कथन चुनना है हमें, है ना, राइट स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो एक एक ऑप्शन पूछते हैं। पहला क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज पॉइंट वेयर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ये बिल्कुल सही है बच्चों। जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां ग्रेविटी मानी जा सकती है, ग्रेविटी मतलब सारा वेट जहां माना, वेट का मतलब m × g तो होता है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट का वेट होता है। सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र का मतलब जहां सारा द्रव्यमान होता है ना। और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे हो, वो एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, है ना। तो गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं है एक ही बिंदु पर हो, वो अलग अलग बिंदु पर होते हैं अगर गुरुत्वीय क्षेत्र अलग अलग है। समरूप गुरुत्वीय क्षेत्र है तो गुरुत्व का बिंदु और द्रव्यमान का जो बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र, वो सेम ही पॉइंट पे होगा। खैर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास क्या होता था? जहां सारा मास होता है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता था? जहां सारा द्रव्यमान होता है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जहां गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जहां भार माना जा सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मानोगे? जहां ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगा, मतलब जहां पे आप वेट मानोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट लार्ज रेडियस। बच्चों ये गलत है, मैंने आपको अभी बताया है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तभी सेम होगा जब गुरुत्वीय क्षेत्र समरूप होगा, जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे हो सकता है, अर्थ को बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। अर्थ के कारण जो फील्ड है, पृथ्वी के कारण जो क्षेत्र है, उसको समरूप, उसको यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रखा है? टू इवेल्युएट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी at an external point the entire mass of the body is considered at center of gravity। बच्चों मास को गुरुत्व केंद्र पे नहीं रखेंगे, समझिए ये वापस से गलत हो गया। इसने बोला है कि सारे मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना पड़ेगा, नहीं, सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो वेट को रखते हैं। गुरुत्व केंद्र पर सारे द्रव्यमान को मानना ये गलत हो गया, है ना, इसीलिए ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बॉडी ऑफ मास। बच्चों ये बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता था? रेडियस ऑफ गायरेशन में सारे वेट को एक ही पॉइंट पे मान लो आप,
और जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो डिस्टेंस आएगी यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती थी, तो इसमें डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आएगा। मतलब ए और डी ऑप्शन सही आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन ये आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे ही तो निकालते थे, कैसे निकालते थे? सारे मास को एक पॉइंट पे मान लेते थे। जैसे कि मैं आपसे बोलता डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, चकती का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो चकती या डिस्क का मास m मानते तो किसी एक्सिस से डिस्क के सारे मास को एक पॉइंट पे मान लेते और यही डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते थे ये रहा m² और इसको जो चकती या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 इसको बराबर कर देते। तो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से k की वैल्यू r/√2 आ जाती है। ये कैसे आई? सारे मास को तुम एक पॉइंट पे मानने वाले हो और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से एक लंब गिराना है अक्ष पे, एक्सिस पे, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी। तो ए और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी चाल तुम c के बराबर मान सकते हो। अपने को क्या बताना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, वो बताना है। क्या क्या चीज आसानी से बता सकते हो? E = 10, ये 10 तो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, आयाम आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10, तो C तो करेक्ट है ही, ये तो डायरेक्टली देख के पता लग गया। cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बच्चों 10⁷ आ रही है, कंपेयर करोगे ओमेगा टी प्लस kx, k की वैल्यू दी नहीं हुई है। और ऑप्शन देख लेते हैं। डी द वेव इज ट्रेवलिंग इन प्लस x डायरेक्शन, ये तो गलत हो गया बच्चों। ओमेगा के आगे भी प्लस है, k के आगे भी प्लस है। जब ओमेगा और k के साइन सेम होते हैं ना तो -x में जाती है, जब साइन अपोजिट होते हैं तो प्लस में जाती है। तो ये वेव -x में जा रही होगी, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा चाहिए आपको। वेवलेंथ कैसे निकालोगे बच्चों? वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता था, है ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा का मतलब चाल बराबर आवर्ती गुना लैम्डा होता था। आवर्ती को तुम 1/t लिख सकते थे और t को तुम क्या लिख सकते थे? 2π और ऊपर ओमेगा आ जाएगा और लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती? 2πc/ओमेगा। 2π की वैल्यू 3.14, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और ओमेगा की जगह 10⁷। ये 10⁷ से 8 को काटोगे तो ये कैंसिल हो गया और ऊपर कितना बच गया? ये 10 और 3 30, 30 और 2 60, 60 × 3.14 लैम्डा आ रहा है, 60 × 3.14 यानी 180 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 60 × 3 180 आता है, 180 से थोड़ा बड़ा, ए ऑप्शन तो सही आ जाएगा। ठीक है, डी गलत है, ए और सी तो सही आ चुके हैं। ए और सी सही है तो वैसे ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड ही आ जाएगा, क्योंकि ए सी बी भी सही होता तो ए सी बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बी भी चेक कर लेते हैं। वेव नंबर के की वैल्यू निकालनी है बच्चों। जो वेव वेलोसिटी होती है वो ओमेगा/k होती थी, तो k की वैल्यू ओमेगा/c आ जाएगी, k की वैल्यू ओमेगा/c आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 10⁷ है, ओमेगा की वैल्यू 10⁷ है और c की वैल्यू है 3 × 10⁸, यानी ये 1/30 आ रहा है। 10⁷ से कैंसिल करोगे 1/30, 1/30 होता है 0.033, इसने लिखा है 0.33, होना चाहिए था 0.033, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। ए और सी सही है, ए और सी सही है, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 10th क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन 11 काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। x की वैल्यू a sin ओमेगा t है, y की वैल्यू a cos ओमेगा t है। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बच्चों? बचपन में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। हम क्लास में पढ़ाते हैं पथ का समीकरण। पाथ की इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y आए लेकिन टाइम नहीं आए। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, तो y और x में इक्वेशन लेकिन टाइम नहीं आता है। परवलय या पैराबोला होता है y = x² या x = y²। x और y में इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं आए। हमें x और y में इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम गायब करना है बच्चों। sin ओमेगा t की वैल्यू यहाँ से x/a लिख सकते हो, तो sin² की जगह लिख देना x²/a²। cos² की जगह, cos की जगह y/a, तो cos² की जगग y² = 1। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x² + y² = a²। ये बच्चों सर्कल की इक्वेशन है, वृत्त की इक्वेशन है। 11th क्वेश्चन में पार्टिकल वृत्तीय पथ पे चल रहा होगा, सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम m1 एंड m2 इज दिस। बच्चों लाइट की स्पीड दी हुई है तो वहां का म्यू निकाल लो, म्यू 1 निकाल लो पहले। म्यू 1 की वैल्यू होगी c/v1।
सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और पहले मीडियम में वेलोसिटी दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, यानी ये कितना आ गया 2, μ1 की वैल्यू 2 आ गई। μ2 की भी वैल्यू c बाय v2 आती है, c की वैल्यू वही 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेलोसिटी दूसरे मीडियम में 2 इंटू 10 की पावर 8, यानी दूसरा मीडियम है 3/2। तो कम से कम ये हमने निकाल लिया μ1 की वैल्यू 2 और μ2 की वैल्यू 3/2। अब बताइए m1 से m2 पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और TIR करवाना है आपको। बच्चों TIR की तो कंडीशन होती थी, TIR की कंडीशन होती थी कि I की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए, या साइन I की वैल्यू साइन C से बड़ी होनी चाहिए, और साइन C की वैल्यू वो μ2 बाई μ1 होती है, साइन C की वैल्यू μ2 बाई μ1 होती है। साइन C की वैल्यू क्या होती थी, μ2 बाय μ1, है ना। तो TIR के लिए जो रे जानी चाहिए ना, वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, मतलब μ2 रेयर मीडियम होना चाहिए, μ2 कम होना चाहिए। तो μ2 की वैल्यू 3/2 है और नीचे ये 2 आया ही है। बोलो साइन I कितना आ जाना चाहिए, ऐसे 3/4 आ जाना चाहिए, 3/4 से बड़ा होना चाहिए I, 3/4 में आंसर ये है इक्वल और ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। समझ रहे हो, ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स भी लिख सकते हो, तो यही आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 से बड़ा I होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगाओ आ जाएगा आंसर। अगले सवाल में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री। बच्चों एक प्रिज्म है, 60 डिग्री का प्रिज्म है, मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस। तो मान लेते हैं यहां से इस तरीके से लाइट आई है ना, इस तरीके से लाइट आई है, फिर ये आगे गई है और इधर गई है, और इसने बच्चों एंगल बनाया होगा ये R1 और ये R2। अब मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए A की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू होती कितनी है, R1 प्लस R2 होती है, और मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 को बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो A को तुम 2R के बराबर मान लो, इसको भी R मान लो, इसको भी R मान लो, A की वैल्यू 2R आ गई, तो R को A/2 होना पड़ेगा, R को A/2 होना पड़ेगा, A की वैल्यू 60 थी, 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, A की वैल्यू R1 प्लस R2 याद होती है सबको, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 को सेम होना पड़ेगा, इसलिए R की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, मोनोक्रोमैटिक गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, कंप्रेस कर रहे हैं एडियाबैटिकली, तो 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। बच्चों बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती थी PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें 1 to 1 2 खेल लो, आप ऐसे लिख दो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। पहला प्रेशर P है, पहला वॉल्यूम आप V मान लो और उसकी पावर गामा, गामा कितना होगा, गामा की वैल्यू होती है बच्चों Cp/Cv, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv होता है 3, तो Cp होगा 5, है ना। Cv की वैल्यू 3R/2 होती है, मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, उसमें 2 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा, तो Pv की पावर 5/3। बाद में प्रेशर कितना है वही आपको निकालना है, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V/8 की पावर 5/3। बच्चों ये V की पावर 5/3, V की पावर 5/3 कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू आ गई 8 की पावर 5/3 इंटू P। ये 8 की पावर 5/3 इधर चला जाएगा, 8 की पावर 5/3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5/3, ऐसे लिख सकते हैं इसे, है ना। 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बच्चों 32 होता है, तो 32P फाइनल प्रेशर आ जाएगा 32P के बराबर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14th का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोल रखा है कि Cp और Cv डिनोट्स स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। बच्चों एक मोलर स्पेसिफिक हीट होती थी, है ना, और मोल्स, और एक ग्राम स्पेसिफिक हीट होती थी मास के लिए। दो फॉर्मूले बताते थे हम, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R/mw।
ये फॉर्मूला कब लगाते थे? जब Cp और Cv क्या हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट हैं। और ये फॉर्मूला कब लगाते थे? जब Cp Cv ग्राम स्पेसिफिक हीट है। इसमें ग्राम ही दिया हुआ है, मास मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो आंसर Cp माइनस Cv R/mW सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, Cp माइनस Cv का। ये Cp माइनस Cv R कैसे आता है? ये तो हम डेरिवेशन से बताते थे, Cp माइनस Cv R डेरिवेशन से आता था, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का था उसकी डेरिवेशन से आता था। और यहीं पे आप Cp की जगह m इंटू Cp लिख सकते हो। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो m टाइम्स ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है। यहाँ पे भी m टाइम्स ग्राम स्पेसिफिक हीट लिखते हैं, m कॉमन लेके m नीचे आ जाता, तो डेरिवेशन भी हो जाता, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, तो 2010 के मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। इसमें 30 ही सवाल आते थे, प्री के पेपर में 50 सवाल थे जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो मेंस का पेपर है इसमें 30 ही सवाल आते थे, बढ़िया सवाल हैं, इसको आप फटाफट देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है प्रतिचुंबकीय परमाणु। बच्चों प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में कंफ्यूज मत हो जाना, काफी लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है डायमैग्नेटिक एटम का। बच्चों डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय जो परमाणु होते हैं, इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो जीरो होता है। ये हम लिखवाते हैं। और जीरो कैसे होता है? बच्चों दो मैग्नेटिक मोमेंट्स आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और एटम्स का भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ये डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वैसे हम मैग्नेटिज्म में पढ़ाते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है अ सर्कुलर लूप कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस r, वन इज लाइंग इन xy प्लेन, अदर इज xz प्लेन। बच्चों एक ये x y और z जो मानते हैं वही मान लेते हैं। चलो ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये बाहर की तरफ z आ गया। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, बस फिगर विगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये वलय, ये रिंग मान लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आता है? बच्चों करंट इधर मानोगे आप, तो आप उंगलियों को ऐसे घुमा लो, उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? बाहर की तरफ। और अगर तुम करंट अंदर की तरफ मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आ जाता। दोनों ही केसेस में आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र हमेशा रिंग के परपेंडिकुलर होता है। ये रहा रिंग, रिंग के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। चाहे उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तब भी अंगूठा इधर आ रहा है, मतलब रिंग के या वलय के परपेंडिकुलर। और अगर उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। तो प्लीज याद कर लेना, करंट कैरिंग रिंग के कारण, धारावाही वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। अब देखो आंसर कैसे आएगा, कुछ चित्र वित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट याद करना था अपने को, और पता भी होता है रिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर। अगर रिंग ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर की तरफ आएगा इधर, या अंदर की तरफ आएगा। अब रिंग ऐसे रख दी तो या तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा या तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। अब बताओ हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं बच्चों, टोटल रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0I/2r, तो आधी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0I/2r का भी आधा। पहली रिंग है XY प्लेन में, अभी मैंने बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा, इसके लंबवत आएगा, XY के लंबवत Z होगा, तो आप इसमें K कैप वो मान सकते हो, परपेंडिकुलर X और Y के। ऐसे ही दूसरी रिंग है XZ में, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2r, तो टोटल रिंग का आता है, उसका हाफ ही आएगा। XZ प्लेन, उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? X और Z के परपेंडिकुलर बेटा Y होता है, Y को तुम J कैप मान सकते हो, ये आंसर आएगा। अब इसको तुम J लिखो, -J लिखो, इसको K लिखो, -K लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने को केवल परिमाण मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। बच्चों K और J क्या ये परपेंडिकुलर है? तो बताइए लंबवत होने पे परिणामी या मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आंसर कितना आएगा? μ0I/2r, उसका भी आधा, और इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी निकाल रहे हैं। F और F 90 डिग्री पे F √2 आ जाता है, ये √2 ऊपर है तो इससे कैंसिल करोगे तो नीचे एक √2 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा नीचे 2√2 आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन μ0I/2 √2r 17th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हम जब फील्ड या क्षेत्र पढ़ाते हैं बच्चों, तब भी हम आपको काफ़ी ज्ञान देते हैं कि कैसे फील्ड या क्षेत्र एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आसपास का माहौल। जैसे मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबक है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा, और पृथ्वी है तो उसके आसपास गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, है ना। और आवेश है तो उसके पास आवेश का क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र होगा। अगर चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मास है तो उसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। मैग्नेट है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और फील्ड अंतरक्रिया कब करते थे, फील्ड इंटरेक्शन कब करते थे, सेम फील्ड ही एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। मैग्नेट मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है, चुंबक चुंबक पे ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं कि चुंबक मास को खींचने लग गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मास मास पे फोर्स लगाएगा, चुंबक चुंबक पे फोर्स लगाएगा, चार्ज चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है दो तो मैग्नेट रखी हुई हैं, यहाँ पे ये दो मैग्नेट रखी हुई हैं और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज रेस्ट में है। बच्चों ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, लेकिन चार्ज रेस्ट पे रखा गया है तो ये मैग्नेट नहीं है। हमसे चार्ज पे फोर्स पूछा हुआ है, चार्ज पे फोर्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेट मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है, चुंबक चुंबक पे फोर्स लगाती। रुका हुआ चार्ज चुंबक नहीं है। अगर ये चार्ज चलने लग जाता तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता तब यहाँ पे कुछ फोर्स निकालते अपन। तो समझिए फोर्स कब आएगा, जब सेम फील्ड्स हों। फोर्स कब आएगा, जब समान क्षेत्र हो। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई फोर्स नहीं हो सकता। इसका मैग्नेटिक फील्ड और रुके हुए चार्ज के पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई फोर्स नहीं हो सकता। फोर्स होता मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन का आंसर फोर्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 19th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स। एक इसमें बच्चों क्या किया गया है, तार लिया गया है, तार को बहुत ही पास में लपेटा गया है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 2000 दिए गए हैं। एरिया आपको दिया गया है बेटा जी इसमें 1.5 इंटू 10⁻⁴, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है 2। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता था NIA, है ना। n की वैल्यू 2000 है, I है, A है। बताओ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 1.5 तो है ही। और बताओ ये 3 0 है और 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁻1 बाकी रह गया। 4 इंटू 1.5 6 होता था तो 0.6 आ गया, m की वैल्यू आ गई 0.6। आगे पढ़ लेते हैं। इट इज सस्पेंडेड थ्रू अ सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। बच्चों ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब तार है इस तरीके से, है ना, जिसको लपेटा गया है, और इसका एक्सिस यही होगा, इसका एक्सिस, और इसी एक्सिस के अलॉन्ग ही m होगा, और मैग्नेटिक फील्ड B इसी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो m और b के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो तुमसे टॉर्क पूछा हुआ है, बलाघूर्ण पूछा हुआ है। बच्चों बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। m की वैल्यू 0.6, b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻2, और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये आंसर आ जाएगा 0.6/2 कितना होगा 0.3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2, 1.5 इंटू 10⁻⁻2। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला हुआ है कैपेसिटर पहले V1 तक चार्ज किया गया, फिर इससे एक इंडक्टर को जोड़ दिया गया, प्रेरक को जोड़ दिया गया। करंट बताना है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में V2 हो जाए। बच्चों जब भी कैपेसिटर को आप जोड़ते हो इंडक्टर से, तो ये LC सर्किट है, LC सर्किट में एनर्जी लॉस नहीं होती है। लॉस इन एनर्जी, ऊर्जा में हानि केवल प्रतिरोध या रेजिस्टर कराता है, रेजिस्टेंस तो है नहीं। बताइए एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो किसी एक में एनर्जी कम हुई होगी। मान लीजिए कैपेसिटर की एनर्जी 100 थी शुरुआत में,
तो हमेशा एनर्जी 100 ही रहेगी। अगर कुछ देर बाद कैपेसिटर की एनर्जी 100 से 80 हो गई तो 20 एनर्जी कहाँ चली गई होगी? इंडक्टर के पास चली गई होगी। एनर्जी लॉस नहीं होता है, आंसर आ जाएगा। बताइए, पहले कैपेसिटर की एनर्जी थी हाफ सी V1 स्क्वायर, बाद में कैपेसिटर की एनर्जी हो गई हाफ सी V2 स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी की कमी हो गई। कहाँ गई ये एनर्जी? बच्चों ये एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई, प्रेरक के पास आ गई, हाफ Li स्क्वायर। निकाल लो यहाँ से करंट की वैल्यू, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, C कॉमन ले लेना, C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल्स टू Li स्क्वायर। तो I की वैल्यू यहाँ से मेरे को दिख रही है C/L V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर उसका रूट, C/L V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर उसका रूट। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 का। ठीक है बच्चों, याद रखना मतलब LC ऑसिलेशंस, LC दोलन पढ़ाते हैं हम, तो ये SHM जैसी होती हैं, सरल आवर्ती गति जैसी होती है। ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। अगर कैपेसिटर या संधारित्र में ऊर्जा कम हुई है, एनर्जी कम हुई है, तो वही एनर्जी इंडक्टर के पास गई होगी, वहां से करंट निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज Q है, एक पे माइनस Q है, मतलब कैपेसिटर हो गया है तो संधारित्र हो गया। अब इस प्लेट को क्या करते हैं? इस प्लेट को केरोसिन में डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 प्लेट का होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब केरोसिन में डाल दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आने लगेगा। बच्चों के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अब के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, और क्या है, कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज आंसर आ जाएगा। वैक्यूम में या निर्वात में आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता, माध्यम में, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट को तुम एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते थे, और यही एप्सिलॉन आर को तुम के लिख रहे हो। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ओवरऑल आंसर छोटा आ जाएगा, कम आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा 21 में आंसर। ठीक है, चलिए 21 के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 22 क्वेश्चन बच्चों। 22 क्वेश्चन में बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम अ सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस r है, 3r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बच्चों r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आएगा। बच्चों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? और 0 क्यों आता है आंसर? क्योंकि बच्चों फ्लक्स 0 हो जाएगा ना, फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इन ही 0 है अंदर, तो फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा E डॉट ds से। इसीलिए याद कर लेना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 वैसे बच्चों अब ये कोर्स में है नहीं, थर्मोकपल है ना, और इसमें पूछा हुआ है न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिए। बच्चों न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता था जिस पे थर्मोकपल का EMF मैक्सिमम होता है। वैसे अब ये कोर्स से हट चुका है, बट फिर भी अगर आपको कोई थर्मोकपल दिया हुआ है जिसमें आपसे न्यूट्रल टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें थर्मोकपल का EMF मैक्सिमम होता है। बताइए, कम से कम अधिकतम न्यूनतम का सवाल मान के कर लीजिए इसे। अगर कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। डी बाई डी थीटा को 0 कर दो, डी बाई डी थीटा कितना होगा? इसका अवकलन कितना आएगा? 30 माइनस 2 थीटा बाय 15 है ना, 30 थीटा का 30 और इसका 2 थीटा, इसको 0 कर देना। यहाँ से 30 बराबर 2 थीटा बाय 15 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 15, थीटा की वैल्यू 15 का स्क्वायर आ गया, 15 का स्क्वायर मतलब 225 डिग्री सेल्सियस। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। आपसे पूछा हुआ था उदासीन ताप, न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर थर्मोकपल या ताप वैद्युत युग्म का जो हॉट जंक्शन होता है, जो गर्म सिरा होता है ना, उसके द्वारा EMF क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है ना। तो न्यूट्रल टेम्परेचर हमेशा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर ही होता है, गर्म सिरे का तापमान ही होता है, वो तापमान जिस पर EMF मैक्सिमम हो जाएगा। बट अभी कोर्स में है नहीं है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 24 नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला हुआ है कि पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, इसका चार्ज दिया हुआ है, इज गिवन इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी in presence of electric field and magnetic field to keep the particle moving in horizontal direction।
अब देखिए ई भी है और बी भी है, लेकिन पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो अपने को बताना है ऐसा कब कब हो सकता है। फर्स्ट बोल रखा है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों अगर ई वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा और बी इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये बी इस वेलोसिटी को घुमा देगा, क्योंकि पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाता है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्या है वृत्ति गति कर देता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि बी क्या है, बी इसको घुमा देगा, बी इस वेलोसिटी को क्या कर देगा, घुमा देगा, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी तो ये पार्टिकल घूमने लगेगा, सर्कल में घूमेगा। जब भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, कुछ एक कंडीशंस को छोड़ के, अगर कोई दूसरा फोर्स उसे बैलेंस कर ले तो बात अलग है। बट यहाँ पे कोई फोर्स बैलेंस नहीं करने वाला है, वी क्रॉस बी किधर आएगा, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर आएगी, तो वी क्रॉस बी बाहर आया है ना, मतलब वी क्रॉस बी या मैग्नेटिक फोर्स को बोले क्यू वी क्रॉस बी, तो ये आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब के कैप में, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई वो लगेगा आई कैप में। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये घूमेगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण अपने को सीधा चलाना है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बच्चों ये सही हो जाएगा। अगर ई भी आगे है, बी भी आगे है और वेलोसिटी भी आगे है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे फोर्स आगे ही लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स आगे लगा रहा है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बी का कोई फोर्स ही नहीं आएगा, क्योंकि वी और बी अगर पैरेलल हो जाते हैं तो वी क्रॉस बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, पार्टिकल सीधा ही चलेगा, सीधा ही चलाना था अपने को, तो बी ऑप्शन अभी सही आ रहा है। सी और डी ऑप्शन और देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन तो सही है ही कि बी ऑप्शन है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। इसके अलावा आप सी ऑप्शन देखिए, बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों बी और ई परपेंडिकुलर होंगे, बी इधर होगा और ई इधर होगा, और वी मान लेते हैं जेड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। अगर ये होगा तब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये हम लिखवाते भी हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा बच्चों, क्यू ई फोर्स ऊपर आएगा, क्यू ई फोर्स ऊपर आएगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स। बच्चों वी क्रॉस बी अगर आप निकालते तो वी क्रॉस बी किधर आता, बताओ मेरे को, वी इधर है, बी आगे है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन वो निकालते तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर ही आती है ना, और वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाती। आप ऐसे मान लो ना, ये अगर मैं सही से चित्र बनाऊं इसका, तो ये ऐसे मान लो, ये वी होता इधर, ठीक है, और मैं इधर बी मान लेता। अब बताओ वी क्रॉस बी किधर आता, वी क्रॉस बी आता बाहर की तरफ, तो क्रॉस में आ जाता वी क्रॉस बी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। अब बाहर की तरफ आया तो डॉट भी लगा दो, मतलब ठीक से देख लो, बाकी ये कंडीशन हम क्लास में बताते हैं। वी क्रॉस बी बाहर की तरफ आया है तो डॉट में मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। तो बच्चों अंदर की तरफ क्या मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। बताओ यहाँ पे चार्ज क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी अंदर की तरफ आ जाता, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाता। हम लिखवाते भी हैं ये कि जब v परपेंडिकुलर टू b परपेंडिकुलर टू e होता है तब भी पार्टिकल अनडेविएटेड या सरल रेखा में जाएगा। उस समय बल भी बराबर होते हैं, मतलब QE और QVB भी बराबर होते हैं, तो हम v की वैल्यू भी नहीं लिखवाते थे E/B। तो C ऑप्शन और B ऑप्शन दोनों सही हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वापस बात नहीं बनेगी बच्चों, अगर बी और वी सेम डायरेक्शन में और ई अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, परवलय या पैराबोला पाथ आ जाएगा। तुमने वेलोसिटी आगे दी है, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आ गया क्योंकि वी क्रॉस भी नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ धक्का लगेगा ना। अब तुमने किसी चीज को आगे फेंका और उस पर ऊपर धक्का लग रहा है तो वो ऐसे चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं जाएगा। इसलिए बी और सी इसका आंसर आ जाएगा। बी और सी अगर इसका ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन ये आ जाएगा, बी और सी मतलब ऑप्शन सेकंड इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी और सी मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ये सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था 24, बट क्लास में कराया जाता है तो आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर का सवाल, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई
I इंटेंसिटी आती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n है और काइनेटिक एनर्जी T है। अब इंटेंसिटी 2I कर दी बच्चों, इंटेंसिटी 2I कर दी। याद रखना इंटेंसिटी या तीव्रता समानुपाती होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के, फोटॉन्स की संख्या के समानुपाती होती है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होते हैं, फोटो करंट चेंज हो सकता था। तो अगर तुमने इंटेंसिटी 2I कर दी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो 2n हो जाएंगे बच्चों। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा T रहेगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा आवर्ती या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी आपने चेंज नहीं की है। 2n और T फर्स्ट इस क्वेश्चन का आ जाएगा। केवल इंटेंसिटी बदलोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बदलेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा आवर्ती या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती थी, उसके बारे में कुछ चेंज किया नहीं गया है, इसलिए आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा बच्चों। 26 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन n=3 से 1 पे आ रहा है, n=3 से 1 पे आ रहा है तो वर्क फंक्शन 5.1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट में E=K+5 लगा दो बच्चों। E की वैल्यू कितनी आएगी? अब E की वैल्यू निकालने के लिए n=1 पे एनर्जी कितनी होती है? 13.6 होती है बच्चों, -13.6। n=2 पे एनर्जी कितनी होती थी? -3.4। और n=3 पे एनर्जी कितनी होती थी? -1.51। तो -13.6, तो 13.6 और 1.51 का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे तो 12.1 के लगभग एनर्जी आती है। तो ये 12.1 K की एनर्जी, वो देखते हैं वर्क फंक्शन 5.1, इसको इधर ले जाओगे, K की वैल्यू आ गई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और K को बच्चों eV0 लिख सकते थे, E से E कैंसिल होता, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल 7 वोल्ट आ जाएगा, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी डिफरेंस बताओ, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन कहा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन की दी हुई है और हीलियम की दी हुई है। व्हेन 2 ड्यूट्रॉन, अब ड्यूट्रॉन होता है बच्चों 1H2 + 1H2, 2 ड्यूट्रॉन मिले और इन्होंने क्या बनाया? 2He4। 2 ड्यूट्रॉन मिले, इन्होंने बनाया हीलियम। एनर्जी रिलीज कितनी होगी? अब बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी थी आपको ड्यूट्रॉन की 1.1, एक न्यूक्लियन की, लेकिन ड्यूट्रॉन में तो 2 न्यूक्लियन होते हैं। अगर एक न्यूक्लियन की एनर्जी है 1.1 तो 2 की कितनी होगी? 2 × 1.1। यहाँ पे भी एक ड्यूट्रॉन है एक न्यूक्लियन की, ड्यूट्रॉन के एक न्यूक्लियन की एनर्जी 1.1 है तो 2 न्यूक्लियन की एनर्जी 2 × 1.1। और हीलियम के एक न्यूक्लियन की एनर्जी 7 है तो हीलियम के 4 न्यूक्लियन की एनर्जी 4 × 7 आ जाएगा। बताइए इधर एनर्जी कितनी दिख रही है? 2.2, इधर एनर्जी दिख रही है 2.2, इधर एनर्जी 4 × 7 28। तो रिलीज एनर्जी कितनी हो जाएगी? ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस कर दीजिए, 28 - 2.2 + 2.2, 28 - 4.4, 23.6, 23.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खूब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्यू वैल्यू या रिलीज एनर्जी बोलते हैं, इससे आप निकाल सकते हो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है? 28 में आपको बोला हुआ है कि द डीके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है, A1 A2 एक्टिविटी दी गई है एट टाइम T1 T2। बच्चों एक्टिविटी का फॉर्मूला होता था लैम्डा n, A2 का फॉर्मूला होगा लैम्डा n2। ये n1 क्या होता था? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग एट टाइम T1, है ना, न्यूक्लियाई रिमेन्स मतलब कि कितने नाभिक बाकी हैं T1 टाइम पे, N1, T2 टाइम पे कितने बाकी हैं? N2। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच डिकेड ड्यूरिंग टाइम T1 T2। अब ये बताओ बच्चों, T1 टाइम पे N1 न्यूक्लियाई जिंदा थे, T2 टाइम पे N2 जिंदा रह गए, तो T1 T2 में कितने मर गए होंगे? अगर नहीं समझ में आए तो कुछ संख्या ले लो यार, कि 100 न्यूक्लियस बाकी थे और T2 टाइम पे 80 ही न्यूक्लियस बाकी रह गए। 80 कैसे बाकी रह गए? 20 गायब हो गए होंगे, 20 मर गए होंगे, 20 डीके हो गए होंगे। 20 कैसे आया? 100 - 80, इतने ही न्यूक्लियाई क्या हुए होंगे? डीके हुए होंगे। अगर शुरुआत में न्यूक्लियाई N1 माने, बाद में न्यूक्लियाई N2 माने, तो डीके न्यूक्लियाई होंगे N1 - N2। यही आपसे पूछा हुआ है, पहले समझ में आना चाहिए क्या पूछा हुआ है। शुरुआत में T1 टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N1, T2 टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N2,
तो डीके कितने हो गए, n1 माइनस n2। बताइए a1 की वैल्यू है लैम्डा n1, a2 की वैल्यू है लैम्डा n2, माइनस कीजिए a1 माइनस a2 इक्वल्स टू लैम्डा n1 माइनस n2। तो यहाँ से n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 माइनस n2 की वैल्यू आ जाएगी a1 माइनस a2 बाय लैम्डा, a1 माइनस a2 बाय लैम्डा। सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, इतने न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाएगा, ट्रांजिस्टर एक्शन करवाना है अपने को। तो इसमें कोई ट्रांजिस्टर बना लीजिए आप, जैसे कि हम बना लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर। ये एमीटर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको कलेक्टर मान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स होते थे बच्चों, कलेक्टर का एरिया मैक्सिमम होता था, कलेक्टर का क्षेत्रफल अधिकतम होता है क्योंकि कलेक्टर को कलेक्ट करना होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। एमीटर की डोपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, एमीटर की डोपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको चार्ज कैरियर्स को क्या करना है, एमिट करना है, तो डोपिंग इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। जो बेस होता है बच्चों ये थिन होता है, बहुत ही, एक तो पतला होता है और सबसे कम डोपिंग होती है इसकी, है ना। तो ये अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये वर्क कैसे करेगा, वर्क करवाने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि यहाँ से एन टाइप है तो नेगेटिव चार्ज आगे जाना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज आगे कब जाएगा, जब ये एन और पी को तुम फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे। मतलब ये इस तरीके से अगर कनेक्ट करोगे ना तो एमीटर एमिट करना चालू कर देगा, एन इस एन को धक्का देगा, तो एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस हो जाना चाहिए। इसको कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए इसे कलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम क्या जोड़ दो, हाई पोटेंशियल जोड़ दो। हाई पोटेंशियल जोड़ने से क्या होगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हाई पोटेंशियल उसको आसानी से कलेक्ट कर पाएगा। मतलब बेस और कलेक्टर रिवर्स बायसिंग होना चाहिए। ये कुछ जनरल सी थ्योरी है ट्रांजिस्टर एक्शन की। अब आप एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला बोला गया बेस, एमीटर, कलेक्टर सब सेम साइज के होते हैं। गलत बच्चों, साइज कलेक्टर का सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बिल्कुल सही है, बेस सबसे पतला होता है, लाइटली डोप्ड होता है। तीसरा, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, हाँ एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होता है, तभी एमीटर में से एमिट करेंगी चीजें। और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तभी वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी एमीटर एमिट कर रहा है। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन, एमीटर बेस जंक्शन एज वेल एज बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बच्चों दोनों फॉरवर्ड बायस नहीं होते हैं। वर्किंग कराने के लिए एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस होना चाहिए। 29 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी और सी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। चलिए बच्चों, 2010 के जो मेंस का पेपर था AIPMT का, उसका आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30, ये अपन और कर देते हैं। तो बच्चों ये जो 30th क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें अपन ABY दिया हुआ है, अपने को गेट बताने। आओ देखते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं A, B और Y की। बताओ, A जब 1 दिया हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है A1, तो B की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है। Y की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है और ये 1 लिखा हुआ है, तो इसे 1 मान लेते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में इसके आगे थोड़ा दूसरे पेन से बना लेता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। जब A की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 0 है, तब B की वैल्यू भी 0 है, B की वैल्यू भी 0 है, और तब Y की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 0, Y की वैल्यू भी 0 दी गई है। इसके आगे अगर अपन चले तो इसके आगे A की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, तब B की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, ठीक है। और लास्ट अगर अपन ट्रुथ टेबल बनाए तो लास्ट में वैल्यू दे रखी है A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, और इसी के नीचे B की वैल्यू कितनी आ रही है, B की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, तब Y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये बच्चों कुछ ट्रुथ टेबल आई है, अपने को इसका आंसर बताना है। बताइए आंसर अगर हम इसका लेते हुए चलें तो आप 1 और 1 में 1 मिल रहा है, तो 1.1 कितना होता है, वो 1 ही होता है। तो या तो इसका आंसर A.B हो सकता था, A.B मतलब एंड गेट, लेकिन सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 1.1 तो 1 होता है, 0.0 0 होता है,
0.1 भी कितना होता है 0, 1.0 भी कितना होता है 0, मतलब A डॉट बी पे ये बिल्कुल काम कर रहा है। और अगर A डॉट बी पे ये बिल्कुल काम करेगा तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। लेकिन ये जो दिया हुआ है इस हिसाब से तो एंड गेट आंसर आ गया। लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया, ये 0 और 1 ना उल्टा लिखा हुआ है। अगर ये मिस प्रिंटिंग माने अपन, तो जहां जहां पे 0 था वहां पे 1 आ जाएगा। मतलब सही में होना क्या चाहिए था, यहां 0 होना चाहिए था, यहां 1 और यहां 1। और उल्टा करने के लिए आपको ना नॉट गेट और लगाना पड़ेगा। एंड के ऊपर नॉट लगा दोगे ना तो बच्चों ये नैंड गेट हो जाएगा। और अगर ये नैंड हो गया तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। तो अगर ये जो दिया हुआ है इस हिसाब से आंसर देखेंगे तो भैया एंड गेट है। और अगर वास्तविकता में ये ऊपर इसको तुम 1 मानो, इसको 0 मानो, करेक्ट कर लो तो आंसर नैंड आएगा। और मेरे ख्याल से नैंड आंसर दिया होगा, ये मिसप्रिंटिंग होगी इसलिए नैंड इसका आंसर है। बाकी जो दिया हुआ है उस हिसाब से आंसर एंड है। तो बच्चों ये मेंस के AIPMT मेंस के 30 सवाल हो जाएंगे और इसके प्री के 50 सवाल हमने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।